नमस्कार मित्रों, आज से हम इतिहास सब्जेक्ट की आप लोगों के सामने शुरुआत कर रहे हैं। देखिएगा, इतिहास सब्जेक्ट में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भाई इतिहास का अध्ययन क्यों जरूरी है आपके, या फिर इतिहास कहते किसे, कैसे इसका वर्गीकरण किया गया है। प्रारंभिक जो इतिहास है, जो प्री हिस्टोरिक पीरियड की यूनिट से जिससे हम आरंभ कर रहे हैं, उस प्री हिस्टोरिक पीरियड में आपके जियोलॉजिकल पीरियड कैसा रहा है, मानव का उद्विकास कैसा रहा है, मानव के द्वारा जो औजारों का विकास किया गया है, औजारों की टेक्नोलॉजी का जो विकास हुआ है वो किस प्रकार हुआ है। पहले हम इन 3-4 बिंदुओं पर फोकस करेंगे, फिर उसके पश्चात आपके प्री हिस्टोरिक पीरियड का विभाजन करते हुए पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिएगा, अगर हम प्री हिस्टोरिक पीरियड की बात करें, सबसे पहले हम इतिहास की बात करें तो भाई इतिहास है अंग्रेजी में आपके हिस्ट्री। हिस्ट्री जो शब्द है वो ग्रीक शब्द है एक हिस्टोरिया। ग्रीक शब्द कौन सा है? हिस्टोरिया। हिस्टोरिया से यहां तात्पर्य है अनुसंधान से, उससे लिया गया है। लेकिन भारत के लिए आपके इतिहास कोई नया शब्द नहीं था। ठीक है, हमारा जो वेद, आपके 4 वेदों के नाम हम जब वैदिक साहित्य में पढ़ते हैं तो अथर्व वेद में ही हमें इतिहास शब्द का परिचय मिलना आरंभ हो जाता है। अथर्व वेद से ही हमें इतिहास का परिचय आपके मिलना आरंभ हो जाता है। लेकिन काफी सारे आपके स्टूडेंट, काफी लोग आप लोगों से पूछते होंगे कि भाई इतिहास ऐसे आपके कि भाई सभी मर चुके हैं, उनका इतिहास हमको जानने की आवश्यकता क्या पड़ी। ठीक है, तो यहां पर आपके कुछ चीजें जानने की हैं कि जैसे आपने देखा होगा कि जब कोई तीरंदाज, ठीक है, तीरंदाज आपके तीर को लंबी दूरी तक आपके ले जाना चाहता है। ठीक है, तो लंबी दूरी तक ले जाने के लिए उसको जो धनुष का धागा है, धनुष की जो डोरी है, उसको आपके जोर से कानों तक खींचना पड़ता है, जिससे कि आपके क्या कर सके, वो लंबी दूरी तक उसे ले जाए। ठीक है, लंबी दूरी तक ले जाए, कानों तक खींचना है, पीछे की ओर खींचना पड़ रहा है। इसी प्रकार अगर हमें इसी प्रकार हमें अगर वर्तमान और भविष्य के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, वर्तमान और भविष्य को समझना है, तो इसके लिए अतीत का अध्ययन अर्थात इतिहास का अध्ययन आवश्यक है। अगर वर्तमान और भविष्य को अगर समझना चाहते हैं तो इसके लिए किसका अध्ययन आवश्यक है? हमारे लिए इतिहास का अध्ययन आवश्यक है। इसी कारण कौटिल्य, जो कि आपके देखिए इतिहास, हिस्ट्री जिसकी हम बात कर रहे हैं, हमने बताया कि भाई इतिहास का अध्ययन हमें क्यों आवश्यक है। ठीक है, इसी कारण कौटिल्य के द्वारा अपने राजा को आपके ये सलाह दी गई है, ये आदेश दिया गया है कि उसको अपने प्रतिदिन के कार्यों में कुछ समय आवश्यक रूप से इतिहास के श्रवण में लगाना चाहिए, इतिहास को सुनना चाहिए। ठीक है, इतिहास के श्रवण में जब आपके वो समय लगाएगा तो उसे अपने अतीत की जानकारी प्राप्त होगी। इससे वो भविष्य और वर्तमान में निर्णय लेने में आपके सफल हो सकेगा, समुचित निर्णय आपके ले सकेगा। उसी प्रकार E.H. कार नाम के विद्वान हैं। कौन हैं? E.H. कार नाम के विद्वान हैं। उन्होंने इतिहास को अतीत और वर्तमान के मध्य एक अनवरत संवाद के रूप में देखा है। E.H. कार नाम के विद्वान ने इतिहास को अतीत और आपके वर्तमान के मध्य एक अनवरत संवाद के रूप में देखा है। उसी प्रकार जो बेकन महोदय, ठीक है, बेकन के द्वारा आपके ये बताया गया है कि इतिहास मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है, उसमें आपके वो समझ डेवलप करता है जिससे कि वो भविष्य में होने वाली घटनाओं को समझ सके। ठीक है ना, बुद्धिमान बनाता है। अबुल फजल, जो कि अकबर का आपके एक दरबारी इतिहासकार था, अकबर का दरबारी था, राजस्थान मूल के थे, आपके नागौर के अबुल फजल थे। उन्होंने भी आपके बताया है कि इतिहास एक ऐसा चिकित्सालय है जहां पर कोई रोगी व्यक्ति है, कोई बीमार व्यक्ति है, वो अपने रोगों की दवा पाता है, वह अपने रोगों की दवा पाता है और अपनी उदासी का इलाज कराता है। इस प्रकार इन कई सारे विद्वानों ने, हमारा परिचय यहां पर इतिहास के अनुसंधान को पढ़ाना नहीं है, केवल हम यह देखने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई इतिहास है क्या। वस्तुतः अगर हम देखें तो इतिहास अतीत का एक लेखा जोखा है, एक प्रयोगशाला है, या फिर हम कहें
कि एक ऐसा संग्रहालय है जिसमें उन तमाम रास्तों के नक्शे, उन आपके अनुभवों के अभिलेख सुरक्षित हैं जिनको लेकर के आपके जो वर्तमान में आज तक मनुष्य उसकी राह पर चलता रहता है। वो आपके कहां पर सुरक्षित हैं? इतिहास में सुरक्षित है। इसलिए आपके एक प्रयोगशाला और एक संग्रहालय के रूप में किसे देखा है? इतिहास को देखा है। ठीक है, इसी वजह से आपके ये भी माना जाता है कि अगर किसी देश की मानसिकता बदलने की बात, मानसिकता, अगर किसी देश की मानसिकता बदल देने में इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसी कारण आपने देखा होगा प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से शासकों और प्रशासकों के द्वारा अपने अनुकूल समय समय पर इतिहास का लेखन कराया जाता रहा है कि भावी पीढ़ियां, आगामी जो पीढ़ियां हैं वो उनके बारे में क्या देखेंगी, क्या सुनेंगी, क्या सोचेंगी। ठीक है, इसलिए आपके अपने अनुसार प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दबाव डाल करके उन्होंने क्या करवाया है? अपने अनुकूल ही इतिहास का लेखन करवाया है। लेकिन इतिहासकार वो व्यक्ति है जो आपके किसी भी धारा में प्रवाहित ना होकर के, ठीक है, ना ही आपके किसी की ओर झुकाव दिखाते हुए एक संतुलित आपके जो वास्तविकता है, उस समय के घटनाक्रम की जो विशेषताएं हैं उनको हमारे सामने प्रस्तुत करें। वो हम आपके किसके अध्ययन से ही पता लगा सकते हैं? इतिहास के अध्ययन से ही पता लगा सकते हैं। इसीलिए इतिहास को साइंस भी माना जाता है, विज्ञान भी माना जाता है। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार विज्ञान में हम प्रयोगों के द्वारा किसी बात को सत्य करने का प्रयास करते हैं, उसी प्रकार इतिहास में प्रमाणों और तथ्यों के आधार पर हम आपके किसी तथ्य को सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि हाँ, ऐसा ही हुआ था। अर्थात इतिहास का जो आपके शाब्दिक अर्थ है या डिक्शनरी का अर्थ हम देखें तो वो क्या है? ऐसा ही हुआ था। ऐसा ही हुआ था शब्द में ही आपके हमें निश्चितता, एक सर्टेनिटी, आपके सर्टेनिटी की झलक आपके हमें दिखाई देती है कि भाई घटनाक्रम में क्या है? निश्चितता है। इसीलिए इतिहास की एक हम सामान्य सी परिभाषा यहां पर करना चाहें तो हम देखते हैं कि भाई इतिहास है तो क्या है कि भाई अतीत में घटित घटना आपकी कैसी होनी चाहिए? अतीत में घटित होनी चाहिए। लेकिन अतीत में घटित समस्त घटनाओं को हम इतिहास का अंग नहीं बनाते। क्यों? क्योंकि कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो रोजमर्रा में घटित होती हैं, दिन प्रतिदिन का जो हमारी जीवन शैली है उसमें घटित होती हैं, उनको हम इतिहास का अंग नहीं बनाते। इसीलिए वो घटनाएं कैसी होनी चाहिए कि भाई घटना महत्वपूर्ण होनी चाहिए। घटना कैसी होनी चाहिए? महत्वपूर्ण घटना होनी चाहिए। महत्वपूर्ण घटना होनी चाहिए। साथ में घटना में एक निश्चितता होनी चाहिए। इसीलिए हमने डिक्शनरी का अर्थ क्या बताया? ऐसा ही हुआ था। सर्टेनिटी होनी चाहिए, निश्चितता होनी चाहिए। घटना में आपके क्या होनी चाहिए कि भाई निश्चित होनी चाहिए घटना। प्लस आपके घटना कैसी होनी चाहिए? क्रमबद्ध होनी चाहिए। इन सभी चीजों को अगर हम मिला देते हैं तो हमारा कौन सा शब्द बनता है? इतिहास बनता है। सामान्यीकरण करते जा रहे हैं हम आपके यहां सिलेबस का। देखिएगा, अतीत में घटित वे महत्वपूर्ण घटनाएं, अतीत में घटित वे महत्वपूर्ण घटनाएं जो निश्चित रूप से घटित हुई हैं, उनका क्रमबद्ध अध्ययन क्या कहलाएगा? इतिहास कहलाएगा। एक सिंप्लीफिकेशन है आपके परिभाषा का, एक तरह से हम कहें। हालांकि आपके इतिहास है वो परिवर्तनों का दौर है, हम परिवर्तनों का अध्ययन आपके इसमें सूक्ष्मता से करते हैं, ठीक है। लेकिन एक सामान्यीकरण में हमने बताया कि अतीत में घटित वे महत्वपूर्ण घटनाएं जो निश्चित रूप से घटित हुई हैं, उनका क्रमबद्ध अध्ययन क्या कहलाएगा? इतिहास कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए, इतिहास कहला रहा है। इतिहास को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम आपके 3 भागों में विभक्त करके देखते हैं। कितने भागों में विभक्त करके देख रहे हैं? 3 भागों में। जैसे एक है प्रागैतिहास या प्राक इतिहास,
जो हमारी आपकी यूनिट है सिलेबस की। एक कौन सा है? आद्य इतिहास। इसको प्रोटो हिस्ट्री बोल रहे हैं। और एक क्या है? ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, यहां प्राक इतिहास को हम क्या बोल रहे हैं? प्री हिस्ट्री या प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्री हिस्ट्री। ठीक है। अब यहां पर एक बात देखिएगा कि इस प्राक इतिहास के बारे में हमारे पास किसी भी प्रकार का कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। लिखित साक्ष्य नहीं। प्राक इतिहास जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है, इसके बारे में हमारे पास कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। हम आपके किन पर? पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर हैं। पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर हैं। प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में हमारे पास कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। हम केवल पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर यहां पर करते हैं कि भाई जो भी उत्खनन में हमें सामग्री प्राप्त हो रही है उसके आधार पर हम आपके प्राक इतिहास का या प्री हिस्ट्री का निर्माण कर रहे हैं। अगर प्री हिस्ट्री शब्द का प्रयोग देखा जाए कि पहली बार प्री हिस्ट्री शब्द का प्रयोग आपके किसके द्वारा किया गया है, तो वो 1851 ईस्वी में, 1851 ईस्वी में डैनियल विल्सन नाम के विद्वान हैं। कौन हैं? डैनियल विल्सन। डैनियल विल्सन नाम के विद्वान हैं। इनके द्वारा किसका प्रयोग किया गया है? ने प्री हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया। प्रश्न बन सकता है कि भाई प्री हिस्ट्री शब्द का प्रयोग पहली बार आपके कौन कर रहे हैं? तो डैनियल विल्सन के द्वारा 1851 ईस्वी में प्री हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया गया है। अब इस प्राक इतिहास या प्री हिस्टोरिक पीरियड में मानव के द्वारा जो औजार बनाए गए वो अधिकांशतः किसके थे? पत्थर के औजार थे। इसीलिए हम इस काल को हम किस नाम से भी जानते हैं? पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से भी जानते हैं? पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं। और क्यों जान रहे हैं? क्योंकि मानव के द्वारा जो निर्मित औजार हैं वो अधिकांशतः आपके पत्थर के बने हुए थे। कौन से काल में? प्री हिस्टोरिक पीरियड में, प्राक इतिहास में या प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत। ठीक है। इस काल में अगर हम अध्ययन देखें कि भाई कब तक का अध्ययन हम इसमें करते हैं, तो इसमें अध्ययन के दृष्टिकोण से देखें तो लगभग पाषाण काल से लेकर के 3000 ईसा पूर्व तक के घटनाक्रम का, मानव के जो क्रियाकलाप हैं उनका अध्ययन हम प्री हिस्टोरिक पीरियड के अंतर्गत करते हैं। ठीक है ना। कब से कब तक का? पाषाण काल से लेकर के लगभग 3000 ईसा पूर्व तक के मानव के क्रियाकलापों का अध्ययन हम प्राक इतिहास के अंतर्गत करते हैं, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत करते हैं। अब दूसरा पॉइंट हम देखेंगे भाई आद्य इतिहास है। आद्य इतिहास के बारे में हम क्या कह रहे हैं? आद्य इतिहास क्या है? आद्य इतिहास है कि भाई यहां पर लिखित साक्ष्य तो हैं, उपलब्ध हैं, लेकिन पढ़ा नहीं जा सका। हमारे पास लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं लेकिन उन लिखित साक्ष्यों को पढ़ा नहीं जा सका है। आपके कौन से काल के अंतर्गत? इस आपके
आद्य इतिहास या प्रोटो हिस्ट्री के अंतर्गत, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है, ठीक है। अब साक्षर सभ्यता के रूप में तो सिंधु घाटी सभ्यता है, लेकिन हम उसकी लिपि को पढ़ ही नहीं पाए, वो हमारे लिए आपकी कोई यूजफुल ही नहीं है अभी तक, ठीक है। इसी कारण उस काल को हम किसके अंतर्गत लेते हैं, प्रोटो हिस्ट्री के अंतर्गत लेते हैं। जैसे ही लिपि पढ़ी जाएगी, हो सकता है आपके ये पूरा की पूरा इतिहास का जो ढांचा है वही आपके बदलना पड़े, ठीक है। अगली बात आपके देखिएगा, इसके अंतर्गत हम कौन कौन से कालों को विशेष रूप से पढ़ते हैं कि एक तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता को इसके अंतर्गत पढ़ते हैं, और एक आपके वैदिक कल्चर, वैदिक कल्चर का भी अध्ययन हम आपके किसके अंतर्गत करते हैं, प्रोटो हिस्ट्री के अंतर्गत करते हैं, ठीक है। तो आपके प्राक इतिहास, वो आद्य इतिहास कौन सा काल है जिसके बारे में हमारे पास लिखित में साक्ष्य उपलब्ध हैं लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सका है, वही पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ही हम इसका निर्माण करते हैं, ठीक है। अब ऐतिहासिक काल, जिसको हिस्टोरिक पीरियड के रूप में हम देख रहे हैं, वो ऐतिहासिक काल आपके कौन सा काल है, इस काल के जो संपूर्ण जानकारी है वो हमें आपके लिखित साक्ष्यों पर आधारित है, ठीक है। इस काल की जानकारी के सोर्स के रूप में हमारे पास आपके देखिए लिखित साक्ष्य ये उपलब्ध हैं, ठीक है। साथ में विदेशियों के विवरण भी उपलब्ध हैं, विदेशी विवरण भी हमारे पास उपलब्ध हैं, और साथ में पुरातात्विक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य भी उपलब्ध हैं। 600 बीसी के पश्चात का जो काल है, 600 बीसी के पश्चात का जो आपके इतिहास है उसको हम किसके अंतर्गत देखते हैं, ऐतिहासिक काल के अंतर्गत देखते हैं कि भाई ऐतिहासिक काल में आपके कौन कौन से काल यहां पर समाहित रहे होंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक सामान्य वर्गीकरण हुआ कि भाई इतिहास में संपूर्ण आपके देखिए इंडस वैली और वैदिक कल्चर को हम लेते हैं प्रोटो हिस्ट्री में, पाषाण काल को कहां ले रहे हैं, प्री हिस्ट्री में, और बाकी का आपके आज तक का जो इतिहास है उस सब को कहां ले रहे हैं हम, ऐतिहासिक काल के अंतर्गत शामिल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्रारंभिक आपके डिवीजन किसका है, इतिहास का। अब हमारी फर्स्ट जो आपके यूनिट इसमें है वो उसको कहां पर है कि प्राक इतिहास यानी प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में हमसे जानकारी चाहिए गई है, ठीक है। तो देखिएगा प्री हिस्टोरिक पीरियड क्या है, इन चीजों को आप बड़ा, क्योंकि पाषाण काल है, ठीक है, इसको सामान्यतः हम आपके कम ही पढ़ते हैं, इसलिए एक एक चीज को आपके ध्यान से देखते हुए चलना है। क्वेश्चन आपके कैसे भी, जैसे हमने बताया कि प्री हिस्ट्री शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है कि डैनियल विल्सन के द्वारा किया गया, ऐसे प्रश्न भी आपके यहां पर बन सकते हैं। नेक्स्ट आपके देखिएगा, अब हम प्री हिस्ट्री की बात करें, किसकी बात करें, प्री हिस्ट्री की। तो प्री हिस्ट्री के अंतर्गत क्या है, प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, इसी को हमने क्या नाम दिया है, पाषाण काल नाम दिया है। क्या नाम दे रहे हैं हम इसी को, पाषाण काल नाम दे रहे हैं। पाषाण काल हमने बताया अभी कि भाई पाषाण काल नाम क्यों दिया है इसका, क्योंकि आपके इस समय के जो मानव के औजार हैं, अधिकांश जो औजार हैं वो आपके किससे निर्मित थे, पत्थर से निर्मित थे, इसलिए हमने इस काल का नामकरण ही क्या कर दिया है, पाषाण काल नामकरण कर दिया है। अब देखिए पाषाण काल को अलग अलग आपके भागों में विभक्त किया गया है। पहले हम आपके जो जियोलॉजिकल पीरियड है उसको बताने से पहले आपको बता दें कि भाई पाषाण काल का डिवीजन कैसे कैसे आपके हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। तो देखिए पाषाण काल को सबसे पहली बात ये आती है कि भाई पाषाण काल है, पाषाण काल को जॉन लुबाक का नाम आता है।
जैसे ही हम पाषाण काल की बात करते हैं तो सबसे पहले किसका नाम आता है? जॉन लुबाक का नाम आता है, जिन्होंने आपके अपनी एक पुस्तक लिखी जॉन लुबाक ने, कौन सी? प्री हिस्टोरिक टाइम्स। 1865 ईस्वी में अपनी जो प्री हिस्टोरिक टाइम्स नामक पुस्तक है उसमें उनके द्वारा सबसे पहले पुरापाषाण और नवपाषाण काल जैसी शब्दावली का प्रयोग किया है। किन्होंने किया है? जॉन लुबाक ने। जॉन लुबाक ने कब किया है इन्होंने? कि भाई 1865 ईस्वी में यह कार्य किया है। और कौन सी पुस्तक में? कि भाई प्री हिस्टोरिक टाइम्स नामक पुस्तक में। इनकी पुस्तक थी प्री हिस्टोरिक टाइम्स। इसमें इन्होंने आपके पुरापाषाण और नवपाषाण जैसी शब्दावली का प्रयोग पहली बार आपके जॉन लुबाक के द्वारा यहां पर किया गया है। हालांकि लारतेत नाम के जो विद्वान हैं, कौन से हैं? लारतेत नाम के विद्वान हैं, उनके द्वारा पुरापाषाण काल को निम्न पूर्व, मध्य पूर्व और उच्च पूर्व पुरापाषाण काल में विभक्त किया है। तो देखिएगा यहां पर पुरापाषाण काल को किस प्रकार विभाजित किया गया है। एक तो हमने बताया कि कौन सा काल दे रहे थे, ये नवपाषाण काल। एक क्या है? पुरापाषाण काल। अब यहां पर जो पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल दोनों की विशेषताएं जिसमें आपके मिल रही हैं वो कौन सा काल है? कि वो मध्यपाषाण काल है। कौन सा काल है? मध्यपाषाण काल है। ठीक है। अब एक लारतेत नाम के विद्वान हुए। कौन हुए हैं? लारतेत का विभाजन। लारतेत नाम के विद्वान के द्वारा जो पुरापाषाण काल है इसको आपके 3 भागों में वर्गीकृत किया है। जैसे निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। तो देखिएगा, हम बताना चाह रहे हैं आपको कि प्रागैतिहासिक काल को किस नाम से भी जाना जाता है? पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले पुरापाषाण और नवपाषाण काल नामक जो शब्दावली है इसका प्रयोग जॉन लुबाक के द्वारा अपनी पुस्तक 1865 ईस्वी में अपनी पुस्तक आपके द प्री हिस्टोरिक टाइम्स नामक पुस्तक में इन दोनों शब्दावलियों का प्रयोग किया था। ठीक है। तो पाषाण काल को आपके औजारों के विकास के आधार पर देख लीजिए या किसी भी प्रकार से आपके विभाजन यहां पर मनुष्य की बुद्धि का विकास का क्रम आपके देख लीजिए, उनके आधारों पर पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल में विभाजित किया गया है। बाद में आपके लारतेत नाम के विद्वान के द्वारा पुरापाषाण काल को भी निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल में विभाजन किया गया है। ठीक है। अब इन कालों का आपके कालक्रम कैसा रहा है, जियोलॉजिकल पीरियड इनका आपके कालक्रम किस प्रकार से रहा है, हम कैसे आपके कालक्रमानुसार इनको याद रख पाएंगे आसानी से, उन चीजों को हम पहले यहां पर देखते हैं, उसके बाद एक एक टॉपिक की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो देखिएगा आप, क्लियर है ये चीज आपके यहां पर देखिए, जॉन लुबाक ने 1865 में अपनी पुस्तक कौन सी है? प्री हिस्टोरिक टाइम्स है। पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल शब्दावली का प्रयोग किया है। निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल में विभाजन पहली बार लारतेत के द्वारा किया गया है। ये 2 प्रश्न आपके यहां से याद रखने के हैं सामान्यतः। नेक्स्ट आपके देखिएगा,
अब हम यहां पर देखते हैं कि भाई इन कालों में जो जियोलॉजिकल पीरियड इनका रहा है प्राक इतिहास के अंतर्गत, कौन सा जियोलॉजिकल पीरियड, जियोलॉजिकल पीरियड को अगर आप यहां पर देखें कि भाई किस प्रकार का एक कालक्रम या पीरियड आपके कैसा विकास क्रम कैसा रहा है यहां पर मानव का, तो हम ये देखते हैं कि भाई 4 हिमयुगों के दौर से हमारी पृथ्वी गुजरी है। सामान्यतः आपके ये माना जाता है, हालांकि ज्योग्राफी में आप जो पृथ्वी के विकास की अवस्थाएं वगैरह पढ़ेंगे वहां पर आप अधिक डिटेल से पढ़ते हैं इसको, लेकिन एक सामान्यीकृत जानकारी हम यहां पर आपको देना चाह रहे हैं जिससे आगे का इतिहास हमारा आसान हो जाए, सरल हो जाए पढ़ना उसको। तो हम ये देख रहे हैं कि भाई 4 हिमयुगों के दौर से आपके पृथ्वी गुजरी है, ठीक है। उन 4 हिमयुगों की अगर हम चर्चा करें तो 4 हिमयुगों में आपके देखिए सबसे पहली बात आपके कहां पर है कि भाई 4000 मिलियन वर्ष पूर्व पहला विभाजन हमने आपके कहां पर किया है कि भाई 4000 मिलियन वर्ष पूर्व, ठीक है। यहां पर आपके क्या है, फर्स्ट हिमयुग, फिर सेकंड हिमयुग, थर्ड हिमयुग, पैंसठ मिलियन वर्ष पूर्व चतुर्थ हिमयुग है। आप याद रखिएगा, हमको फर्स्ट सेकंड थर्ड से कोई मतलब नहीं है, लेकिन 4 लाख यानी कि 4000 मिलियन वर्ष पूर्व आपके प्रथम हिमयुग की शुरुआत है, जब पृथ्वी है पूरी तरह आपके बर्फ से ढकी हुई है। फिर हम देखते हैं कि जो चतुर्थ हिमयुग की शुरुआत है वो हमें आपके कब 65 मिलियन वर्ष पूर्व आपके दिखाई दे रही है। कब से दिखाई दे रही है, 65 मिलियन वर्ष पूर्व से दिखाई दे रही है। अब इसको क्वाटरनरी एरा के रूप में देखते हैं। इसमें भी अगर हम देखें तो 20 लाख वर्ष पूर्व का समय है, 20 लाख वर्ष पूर्व, इसमें भी आपके क्या है 20 लाख वर्ष पूर्व का समय है। वहां पर हमें मानव का उद्विकास देखने को मिलता है, ठीक है ना, मानव का विकास देखने को मिलता है। और इसको हम किसके रूप में देख रहे हैं, देखिएगा क्वाटरनरी एरा के रूप में। ये कौन सा है, क्वाटरनरी एरा, जो चतुर्थ हिमयुग का आपके एरा है, इसके रूप में हम किसको देख रहे हैं, जो चतुर्थ हिमयुग है उसको यहां पर देख रहे हैं, ठीक है। अब इसमें जो क्वाटरनरी एरा है, जो यहां से 20 लाख वर्ष पूर्व से शुरुआत हो रही है, उसको हम प्लास्टोसीन एज और होलोसीन एज, प्लास्टोसीन एज और होलोसीन एज में विभक्त करते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए मानव की उत्पत्ति कहां पर है, मानव का उद्विकास सबसे पहले हम कहां देखते हैं, प्लास्टोसीन एज के अंतर्गत देखते हैं। तो 20 लाख वर्ष पूर्व से आपकी क्या है, प्लास्टोसीन एज है, ठीक है। प्लास्टोसीन एज में भी आपके हम देखेंगे एक लंबा जो समय काल है, अर्थात 10,000 BC, 10,000 BC का समय है। वहां से आपकी कौन सी एज है, होलोसीन एज है। तो हम होलोसीन एज में जी रहे हैं, ठीक है ना, होलोसीन युग जो है उसमें हम आपके जी रहे हैं वर्तमान में। यहां पर प्लास्टोसीन एज में अगर हम देखें तो देखिए इस समय कौन सा है कि वह पुरा पाषाण काल है, पुरा पाषाण काल। और यहां पर कौन से हैं कि मध्य पाषाण काल है और नव पाषाण काल है।
देखिएगा, हमने जियोलॉजिकल पीरियड की हम बात कर रहे हैं, एक एक चीज को सुनिएगा आप ध्यान से। उसमें हमने देखा कि भाई पृथ्वी पर पहले 4 हिमयुग हुए। हमको कोई मतलब नहीं है पहले, दूसरे और तीसरे हिमयुग से। चतुर्थ हिमयुग की शुरुआत हम मान रहे हैं आपके कहां पर, 65 मिलियन वर्ष पूर्व से। चतुर्थ हिमयुग की शुरुआत हम कब से मान रहे हैं, 65 मिलियन वर्ष पूर्व से मान रहे हैं। इसमें भी जो आपके 20 मिलियन वर्ष पूर्व का समय है, ठीक है, यहां पर कौन सी एज है, ये प्लास्टोसीन एज है। ठीक है, इनके नाम भी आपके अंग्रेजी में ही याद रखने पड़ेंगे, प्लास्टोसीन एज और आपके कौन सी है, होलोसीन एज है। तो मानव का जो उद्विकास हम देख रहे हैं वो कौन से काल में है, प्लास्टोसीन एज में है। और फिर आपके मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल कौन से में है, होलोसीन एज के अंतर्गत हैं। वर्तमान में हम होलोसीन एज के दौर में जी रहे हैं, ये बात आपके यहां पर जानने की है। ठीक है, इसको सीनोजोइक पीरियड के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, सीनोजोइक पीरियड के नाम से भी जाना जाता है। इस काल को हम आपके ऐसे कह सकते हैं कि ये कौन सा है, सीनोजोइक जो पीरियड है उसके रूप में ये देखने को मिल रहा है। अब कालक्रम का हम आपके यहां पर चतुर्थ हिमयुग में जो पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल है वहां पर वर्गीकरण करेंगे। उससे पहले हमने आपके ये देखा कि भाई यहां पर आपके 4 हिमयुग हैं। 4 हिमयुगों में आपके 65 मिलियन वर्ष पूर्व से, याद रखना ये जो आपके समय काल है ये अलग अलग स्थानों पर आपको अलग अलग भी प्राप्त हो सकता है, कोई आपकी समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है, फिर 20 लाख वर्ष पूर्व से कौन सी, प्लास्टोसीन एज है, और फिर आपकी कौन सी है, होलोसीन एज है। ठीक है, सीनोजोइक पीरियड के अंतर्गत ये चीजें शामिल की जा रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पॉइंट देखिएगा, इसी को हम और आगे बढ़ाएं, आपके इसी एरा को, क्वाटरनरी एरा को ही आगे बढ़ाएं। तो इसमें देखिएगा, हमने बताया आपको अभी क्वाटरनरी एरा, कौन सा एरा बताया है, क्वाटरनरी एरा बताया है। क्वाटरनरी एरा के अंतर्गत आप देखें तो 2 फेज हमने बताई आपको, एक प्लास्टोसीन और एक कौन सी है, होलोसीन। और एक कौन सी बताई है, प्लास्टोसीन एज। मानव का उद्विकास किस में हो रहा है, प्लास्टोसीन एज में हो रहा है। ठीक है, आपके इसकी शुरुआत भी हमने कब से मानी है, प्लास्टोसीन एज की। तो यहां पर देखिएगा, चतुर्थ हिमयुग तो 65 मिलियन वर्ष पूर्व से है, लेकिन प्लास्टोसीन फेज की हमने शुरुआत आपसे कब से मानी है कि 20 लाख वर्ष पूर्व से। यहां पर क्या है, 20 लाख वर्ष पूर्व का समय है। 20 लाख वर्ष पूर्व का समय है। ठीक है, अब 20 लाख वर्ष पूर्व के समय में आपके कौन सा काल है, प्लास्टोसीन एज है। लेकिन इसमें भी आपके 2 चीजें हैं। देखिए, ये तो प्लास्टोसीन एज का हो गया, इसमें आपके क्या है कि यहां पर आपके पुरा पाषाण काल है। एक एक चीज को ध्यान से सुनना है आपको। यहां पर ये कौन सा है, प्लास्टोसीन फेज का समय है जो 20 लाख वर्ष पूर्व से शुरू हो रहा है। ठीक है, यहां पर 10 से 14 लाख वर्ष पूर्व, दस से 14 लाख वर्ष पूर्व का समय है, जहां पर किसकी शुरुआत है, पुरा पाषाण काल की शुरुआत है। यहां पर कौन सा है, पुरा पाषाण काल। क्वाटरनरी एरा में आपके क्या बताया हमने, प्लास्टोसीन एज कहां से आरंभ हो रही है, 20 लाख वर्ष पूर्व से। चतुर्थ हिमयुग कहां से आरंभ हो रहा था कि भाई 65 मिलियन वर्ष पूर्व से आरंभ हो रहा था। कहां से, 65 मिलियन वर्ष पूर्व से आरंभ हो रहा था।
अब हमने बताया कि लारतेत के द्वारा पूरा पाषाण काल का विभाजन अलग अलग भागों में किया गया। ठीक है, तो लारतेत ने आपके कैसे विभाजन किया इसका देखिए, एक कालक्रम कौन सा दिया है उन्होंने, निम्न पुरा पाषाण काल, निम्न पुरा पाषाण काल, एक है मध्य पुरा पाषाण काल। एक कौन सा है, उच्च पुरा पाषाण काल। लारतेत के द्वारा आपके देखिए यहां पर हम क्या कर रहे हैं, लारतेत का विभाजन, इसने क्या किया है, पुरा पाषाण काल को भी 3 भागों में डिवाइड कर दिया है, निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। इसमें भी आपकी विशेष बात देखिएगा कि निम्न पुरा पाषाण काल आपके कहां से शुरू हो गया, 10 से 14 लाख वर्ष पूर्व से। कहां से शुरू हो गया है, 10 से 14 लाख वर्ष पूर्व से, और यहां से आपके 39,000 बीसी तक, कहां तक आपके 39,000 बीसी तक। तो देखिएगा ये 10 से 14 लाख वर्ष पूर्व से है, तो यहां पर आपके कौन सा हो गया, ये 39,000 बीसी, 39,000 बीसी तक कौन सा काल है, निम्न पुरा पाषाण काल है। ठीक है, फिर आपके 23,000 बीसी तक कौन सा है, मध्य पुरा पाषाण काल है। और फिर 10,000 बीसी तक, क्योंकि ये जो आपकी स्थिति है ये यहां पर किसके रूप में आती है, ये यहां से होलोसीन एज का आरंभ है। तो देखिए यहां पर हमने कालक्रम को विभाजित किया है कि 10 से 14 लाख वर्ष पूर्व से लेकर के कहां तक, 39,000 बीसी तक तो आपके निम्न पुरा पाषाण काल है, 39,000 से 23,000 बीसी तक मध्य पुरा पाषाण काल है, 23,000 से 10,000 बीसी तक लगभग उच्च पुरा पाषाण काल है। और ये जो 10,000 बीसी का समय है, इस 10,000 बीसी के समय में आप देखें तो यहां पर आपके कौन सा काल है, ये एपीपैलियोलिथिक एज है। कौन सा है, संक्रमण फेज है, एपीपैलियोलिथिक काल। ठीक है, एपीपैलियोलिथिक काल आपके कहां पर है, ये आपके इसी दौर के अंतर्गत है जो संक्रमण फेज के रूप में है। किसके रूप में है, संक्रमण फेज के रूप में। तो यहां पर आपको ये बातें याद रखने की हैं कि कालक्रम के दृष्टिकोण से कभी कभी प्रश्न ही इतना सा पूछ लिया जाता है कि सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला कालक्रम कौन सा है, तो निम्न पुरा पाषाण काल सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला कालक्रम है, जो कहां से कि भाई 10 से 14 लाख वर्ष पूर्व से, लाख वर्ष पूर्व से कहां तक, 39,000 बीसी तक चला है। मध्य पुरा पाषाण काल 39,000 से आपके 23,000 बीसी तक है। एपीपैलियोलिथिक एज है, ये कहां पर है कि भाई 10,000 बीसी तक है। फिर होलोसीन एज को हमने आपके डिवाइड किया 2 भागों में। कौन सा, कि ये तो आपके है मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और एक कौन सा है, नव पाषाण काल, नव पाषाण काल। यहां से फिर आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे तो देखिएगा ये हमारा आपके एक विभाजन होलोसीन एज के अंतर्गत और हो जाता है, जिसमें आपके 10,000 बीसी से हमने किसको ले लिया है, मध्य पाषाण काल को ले लिया है, और
लगभग आपके 6000 या 7000 बीसी से हम किसको ले लेते हैं, नवपाषाण काल को ले लेते हैं। यहां पर आपके लगभग 7000 बीसी अप्रोक्सीमेट में है आपके ये पूरा की पूरा कालक्रम, एक केवल सामान्यकरण है। फिर नवपाषाण काल से हम आपके कहां पर प्रवेश कर जाएंगे, प्योर नियोलिथिक एज और आपके नियो चाल्कोलिथिक एज, नव ताम्रपाषाण काल और शुद्ध नवपाषाण काल में। नव ताम्रपाषाण काल से कहां आएंगे हम, कॉपर एज में, ताम्रपाषाण काल, ठीक है, जिसे चाल्कोलिथिक एज के नाम से जानते हैं। और फिर चाल्कोलिथिक एज से कहां आएंगे, ब्रॉन्ज एज में, जो कांस्य काल के नाम से जाना जाएगा। और कांस्य काल के पश्चात आपके आयरन एज में आएंगे, जो लौह युग के नाम से जाना गया, अर्थात वैदिक कल्चर का जो समय है, उत्तर वैदिक काल का जो समय है, वहां तक हम पहुंच जाते हैं कालक्रम के अनुसार। तो यहां पर केवल यही बात हम आपको बताना चाह रहे हैं, कालक्रम के दृष्टिकोण से जो प्रारंभिक परिचय है उसमें हमारे प्री हिस्टोरिक पीरियड का। प्री हिस्टोरिक पीरियड में हमने आपके देखिए क्या बताया है, आपको एक बार मैं मेमोराइज करा दूं इन चीजों को। हमने आपके प्री हिस्टोरिक पीरियड में को पाषाण काल के नाम की संज्ञा दी है। बताया आपको कि जॉन लुबाक वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने 1865 ईस्वी में अपनी प्री हिस्टोरिक टाइम्स नामक पुस्तक में पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल जैसी शब्दावली का प्रयोग किया है, ठीक है। फिर आपके पाषाण काल का 3 भागों में वर्गीकरण किया हमने, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। लार्तेत महोदय के द्वारा आपके पुरा पाषाण काल का विभाजन किया गया निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल में, ठीक है। अब हमने इसका जियोलॉजिकल पीरियड निकाला कि भाई कालक्रम किस प्रकार से आपके यहां पर देखने को मिल सकता है। तो वहां पर आपके देखिए हमने देखा कि भाई जियोलॉजिकल पीरियड में कि 4 हिमयुग हुए। उन 4 हिमयुगों में हमको 3 हिमयुगों से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मानव का जो उद्विकास है वो चतुर्थ हिमयुग के क्वाटरनरी एरा प्लास्टोसीन एज के अंतर्गत दिखाई देता है, ठीक है। अब इसमें देखिएगा कि हमने देखा 65 मिलियन वर्ष पूर्व से कौन सा चतुर्थ हिमयुग की शुरुआत है। इसमें आपके 20 लाख वर्ष पूर्व से कौन सा काल है, प्लास्टोसीन एज है। प्लास्टोसीन एज में कौन से, मानव का उद्विकास है, ठीक है। फिर होलोसीन एज है जहां पर मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल को रखा गया है, और प्लास्टोसीन एज में पुरा पाषाण काल को रखा गया है। अब इसका और सूक्ष्मता से हमने विभाजन किया, वो आपके कहां पर किया है, क्वाटरनरी एरा को हमने 2 भागों में डिवाइड किया, प्लास्टोसीन एज और होलोसीन एज। हमने बताया आपके कि जो 65 मिलियन वर्ष पूर्व से आपके प्रारंभ हुआ है चतुर्थ हिमयुग, ठीक है। ये कहां से, 65 मिलियन वर्ष पूर्व से जो आरंभ हुआ है, इसी को हमने आपके यहां पर दोबारा से देखा है, जिसके अंतर्गत हम क्या देख रहे हैं कि भाई 10 से 14 लाख वर्ष पूर्व में हमारा कौन सा है, पुरा पाषाण काल है। 20 लाख वर्ष पूर्व से तो प्लास्टोसीन एज है, ठीक है, लेकिन पुरा पाषाण काल कहां से है कि 10 से 14 लाख वर्ष पूर्व से है। अब लार्तेत ने आपके क्या किया, इनका विभाजन, तो निम्न पुरा पाषाण काल कहां से कहां तक है कि 10 से 14 लाख वर्ष पूर्व से 39,000 बीसी तक, जो कि एक सबसे लंबी अवधि का कालक्रम है, ठीक है। फिर आपके मध्य पुरा पाषाण काल कहां पर है कि 39,000 से 23 आपके हजार बीसी तक, 23,000 से 10,000 बीसी तक उच्च पुरा पाषाण काल है। 10,000 बीसी का जो पीरियड है उसको एपिपैलियोलिथिक एज, जो कि संक्रमण फेज के रूप में है, उसके रूप में हमने देखा है, जहां मध्य पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल दोनों की विशेषताएं हमें देखने को मिलती हैं। फिर होलोसीन एज में मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल को यहां पर देखा गया है। ये हमारा आपके एक प्रारंभिक कालक्रम का विभाजन जो पाषाण काल के संदर्भ में किया गया है, उसको हमने यहां पर देखा है, ठीक है। थोड़ा सा आपके एक बार इसको ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है, बिल्कुल आसान टॉपिक है, लेकिन एक एक बिंदु को आपके बहुत धीमी गति से हम आगे बढ़ेंगे। प्रारंभ में आपके यहां पर इस काल के दौरान यानी प्री हिस्टोरिक पीरियड में हमारी गति आपके अत्यंत धीमी रहेगी, तो एक एक चीज को आपके सुनने की आवश्यकता यहां पर जरूरी है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम आपके यहां पर टॉपिक करेंगे वो आपके क्या है कि इस दौर में मानव का उद्विकास कैसे कैसे हुआ है, मानव का उद्विकास कैसे कैसे हुआ है, ठीक है। और उसके पश्चात जो मानव का उदय यहां पर हुआ है उसने किस प्रकार से औजारों का विकास किया है, कौन से कच्चे माल का प्रयोग किया है औजारों के निर्माण में, कौन कौन से औजार हैं जिनका विकास इस मानव के द्वारा किया गया है।
तो उनका विकास आपके वैश्विक औजारों की जो प्रणालियां हैं, उपकरण प्रणालियां हैं, उनके साथ आपके उसका निर्णय करेंगे, देखेंगे आपके कि किस प्रकार उसका विभाजन यहां देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो मानव के उद्विकास के साथ हम दूसरी क्लास में आपके साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।